प्रश्न 1। एक परिवार में 2 शिशु हैं। यदि प्रथम शिशु लड़की हो तो उस परिवार के दोनों शिशु लड़कियां हो उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ लड़के को बी फॉर बॉय और लड़की को जी यानी कि जी फॉर गर्ल संकेत में दर्शाएंगे। एक परिवार में 2 शिशु हैं, इसके कुल परिणाम यानी कि निदर्श अवकाश क्या क्या हो सकते हैं। देखो, दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, या एक लड़की और एक लड़का हो सकते हैं, या दोनों लड़कियां हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर u का मान यानी कि n आ गया 4, n का मान हो गया 4। अब घटना ए कि प्रथम शिशु लड़की हो वह घटना, तो यहाँ पर प्रथम शिशु लड़की है और यहाँ पर भी प्रथम शिशु लड़की है। ओके, तो ये दोनों रिजल्ट हम यहाँ पर लिख देंगे। m का मान आ गया 2। ओके, नाउ p ऑफ a इज इक्वल टू m/n। m का मान है 2, n का मान है 4। कैंसिल करने पर 1/2 आता है। ओके, घटना बी, दोनों शिशु लड़कियां हो ऐसी घटना, तो यहाँ पर एक ही परिणाम है जहाँ पर दोनों शिशु लड़कियां हैं। ओके, तो m का मान आ गया 1। p ऑफ b बराबर m/n होता है। m का मान है 1, n का मान है 4। ये आ गया p ऑफ b। ओके, नाउ अब हमें a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि इसको काट दो, गलत है। प्रथम शिशु लड़की हो और दोनों, जब दोनों आ जाए तो हमें इंटरसेक्शन करना है। ओके, प्रथम शिशु लड़की हो और दोनों शिशु लड़कियां हो यानी कि a इंटरसेक्शन b के लिए सानुकूल परिणाम, जिसको हम m कहेंगे, कि दोनों शिशु लड़कियां हैं और पहला शिशु भी लड़की ही है, तो इसके लिए परिणाम यहाँ पर है 1। m का मान आ गया 1। ओके, तो a इंटरसेक्शन b हो गया m/n। m का मान है 1 और n का मान है 4। यह आ गया 1/4। अब प्रथम शिशु लड़की हो ऐसी शर्त पर दोनों शिशु लड़कियां हो, अर्थात घटना A बन चुकी है ना, कि प्रथम शिशु लड़की हो, ये घटना A हो गई। उसी शर्ताधीन घटना B बने, उसे संकेत में B/A से दर्शाएंगे। ओके, जब घटना A बन चुकी है, क्योंकि प्रथम शिशु लड़की है और फिर कहा है कि दोनों शिशु लड़कियां हो, ठीक है, तो एक बन चुकी है और उसी शर्त पर B भी बन रही है, मतलब कि घटना, तो इसको हम B/A से दर्शाएंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, अब जो A है इसको नीचे P ऑफ A, ठीक है, और ऊपर आएगा A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B का मान है 1/4, P ऑफ A का मान है 1/2। अब 1/4 यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिखेंगे, कैंसिल करने पर आ गया 2, आंसर आ गया 1/2। तो मांगी गई संभावना 1/2 है। प्रश्न 2, 2 संतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है। यदि दोनों पासों पर के अंकों का योग 7 से अधिक हो तो दोनों पासों पर समान अंक मिले, उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। ओके, 2 संतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है। इस प्रयोग के कुल प्राथमिक परिणाम यानी कि n का मान है 36,
ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ए बराबर दोनों पासों पर के अंकों का योग 7 से अधिक हो तो घटना ए के सानुकूल परिणाम यहाँ पर हैं 15, जिसको हम m कहेंगे। ओके, एक बार देख लेते हैं। दोनों पासों को एक साथ उछालने पर जो दो नंबर्स आए उन दोनों को प्लस करने पर 7 से ज़्यादा आंसर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो कितने पेयर्स हैं, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 5 और 3 8। ये ऐसे पेयर्स मैंने अंडरलाइन किए हैं जिनके दोनों नंबर को जोड़ने पर 7 से बड़ा नंबर आता है। तो ये कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पेयर यहाँ पर ऐसे हैं जिनके दोनों अंकों को जोड़ने पर 7 से बड़ा नंबर आता है। ओके, इसलिए m का मान हो गया 15। तो P ऑफ A इज इक्वल टू m/n। m का मान है 15, n है 36, कैंसिल करने पर 5/12 आता है। B बराबर दोनों पासों पर समान अंक हो उसे घटना B के सानुकूल परिणाम। देखो दोनों पासों पर समान अंक, ऐसे पेयर हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो m का मान हो गया 6। ओके, नाउ P ऑफ B इज इक्वल टू m का मान है m/n होता है, m का मान है 6, n का मान है 36, कैंसिल करने पर 1/6 आता है। अब A इंटरसेक्शन B, क्योंकि यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, इस वाले दोनों को देखो। ठीक है, दोनों पासों पर का योग 7 से अधिक हो और दोनों पासों पर समान अंक आए, ऐसी घटना A इंटरसेक्शन B के सानुकूल परिणाम। देखो जो यहाँ पर पेयर्स हैं हमारे 15 जो आए थे उसमें भी 4,4 होगा, 4,4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 5,5 है। ठीक है, और यहाँ पर भी 5,5 है, यहाँ पर भी 6,6 है और यहाँ पर भी 6,6 है। ये तीनों पेयर घटना A में भी हैं और यही तीनों पेयर घटना B में भी हैं। ओके, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B में m का मान आ गया 3। P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर m/n होता है। m का मान है 3, n का मान है 36, कैंसिल करने पर 1/12 आता है। ओके, अब हमें B/A ज्ञात करना है। यदि दोनों पासों पर का योग 7 से अधिक हो तो दोनों पासों पर समान अंक हो, ऐसी घटना। ठीक है, यानी कि जो कि हमने प्रश्न 1 में भी किया था कि पहली शर्त पूरी होती है उसी के आधार पर दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है, इसको हम B/A लिखते हैं। ठीक है, यदि पहली शर्त पूरी हो रही है उसी के आधार पर दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। देखो पहली शर्त क्या थी, दोनों पासों पर के अंकों का योग 7 से अधिक हो, और दूसरी शर्त थी कि दोनों पासों पर समान अंक हो। तो यदि घटना A घटे तो B भी घटनी चाहिए। ठीक है, इसको हम B/A लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, A नीचे है तो यहाँ पर P ऑफ A, ऊपर इंटरसेक्शन आता है। ये है सूत्र। इंटरसेक्शन का मान है 1/12, P ऑफ A का मान है 5/12। 1/12 यहाँ पर, इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिखना है, कैंसिल करने पर 1/5 आंसर आता है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3, पेट्रोल पंप पर आने वाले परिवहन में से 80% परिवहन चालक अपने परिवहन के साधन में पेट्रोल डलवाने आते हैं और
60% परिवहन चालक अपने व्हीकल में हवा डलवाने आते हैं। 50% परिवहन चालक पेट्रोल और हवा दोनों डलवाने आते हैं। निम्न घटनाओं की संभावना ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 2 पार्ट दिए हैं जिनके आंसर हमें फाइंड करने हैं। ओके। पेट्रोल पंप पर आने वाला परिवहन चालक अपने परिवहन में पेट्रोल डलवाए, उसे घटना ए कहें तो P ऑफ A, यहाँ पर देखो 80% दिया है जिसको हम 80/100 लिख सकते हैं। कैंसिल करने पर 0.8 या 4/5 आता है। ओके। पेट्रोल पंप पर आने वाला परिवहन चालक अपने परिवहन में हवा डलवाए, उसे घटना B कहें तो P ऑफ B, ये 60% दिया है। ओके, जिसको हम 60/100 लिख सकते हैं। कैंसिल करने पर 3/5 या 0.6 आता है। पेट्रोल पंप पर आने वाला परिवहन चालक पेट्रोल और हवा दोनों डलवाए, उसे जब दोनों आए तो इंटरसेक्शन होगा, A इंटरसेक्शन B कहेंगे। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 50/100, क्योंकि यहाँ 50% दिया है जिसको हम 50/100 लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करने पर 1/2 या 0.5 आता है। तो पार्ट 1 में कोई परिवहन चालक अपने परिवहन में पेट्रोल डलवाने आते हैं तो वह चालक अपने परिवहन में हवा डलवाए, अर्थात A बन चुकी है, उसी शर्ताधीन B बने, उसे संकेत में B/A कहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, A नीचे है तो P ऑफ A और ऊपर इंटरसेक्शन आता है। इंटरसेक्शन का मान है 0.5, P ऑफ A का मान है 0.8। कैंसिल करने पर 5/8 आता है। पार्ट 2 में कोई परिवहन चालक अपने परिवहन में हवा डलवाने आते हैं तो वह अपने परिवहन में पेट्रोल डलवाए, अर्थात B बन चुकी है, उसी शर्ताधीन A बने, उसे संकेत में A/B कहें तो। ओके, तो P ऑफ A/B, B नीचे है तो B को नीचे ही लिखना है यहाँ पर। ओके, जो नीचे होगा, देखो यहाँ पे A था तो A को नीचे, यहाँ B है तो B को नीचे। इंटरसेक्शन हमेशा ऊपर आता है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। कैंसिल करने पर 5/6 आंसर आता है। प्रश्न 4, एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 80% ग्राहक बचत खाता धारक हैं और 50% ग्राहक चालू खाता धारक हैं। 90% ग्राहक बचत खाता और चालू खाता में से कम एक खाता के धारक हैं। इस बैंक के खाता धारक में से यादृच्छिक रीति से चयन किया गया ग्राहक चालू खाता धारक हो तो वह बचत खाता धारक हो, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, राष्ट्रीयकृत बैंक में ग्राहक बचत खाता धारक हो, उसे घटना A कहें तो P ऑफ A 80% दिया है जिसको हम 80/100 लिख सकते हैं। कैंसिल करने पर 4/5 अथवा 0.8 आंसर आता है। ओके, राष्ट्रीयकृत बैंक में ग्राहक चालू खाता धारक हो, उसे घटना B कहें तो
इसके लिए दिया है 50%, जिसको हम 50/100 लिख सकते हैं। कैंसिल करने पर 1/2 या 0.5 आता है। ओके। ग्राहक बचत या चालू दोनों में से कम एक, जब आ जाए कम से कम एक, वहाँ पर यूनियन होता है। ओके। तो P ऑफ A यूनियन B हमें दिया है 90%। ओके, जिसको हम 90/100 लिख सकते हैं। कैंसिल करने पर 9/10 अथवा 0.9 आता है। ओके। नाउ अब संभावना के योग के नियम पर से, ये है संभावना का योग का नियम। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ओके। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने पर 1.3 आंसर आता है। 0.9 यहाँ प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करने पर 0.4 आंसर आता है। ये आ गया A इंटरसेक्शन B का मान। ओके। नाउ A/B, ग्राहक चालू खाता धारक हो तो वह बचत खाता धारक हो। वह घटना अर्थात B बन चुकी है। जब कहा जाए कि B बन चुकी है, उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है। उसी शर्ताधीन A बने, A को ऊपर लिखेंगे। इस तरह से हम A/B लिख सकते हैं। तो P ऑफ A/B, B नीचे है तो यहाँ नीचे आएगा। इंटरसेक्शन हमेशा ऊपर आता है। ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज़। इन दोनों को सॉल्व करने पर 4/5 आंसर आता है। तो P ऑफ A/B का आंसर आ गया 4/5। प्रश्न 5, एक यादृच्छिक प्रयोग के निदर्श अवकाश की कोई दो घटनाओं के लिए P ऑफ A बराबर दिस, P ऑफ B बराबर दिस और P ऑफ B/A बराबर दिस हो तो P ऑफ A/B ज्ञात कीजिए। ओके। हमें ये सभी वैल्यूज़ दी गई हैं। सबसे पहले P ऑफ B/A सूत्र पर से इंटरसेक्शन प्राप्त करेंगे। ओके। तो P ऑफ B/A का ये है सूत्र। A नीचे है, A को नीचे लिखना है, ऊपर हमेशा इंटरसेक्शन आता है। P ऑफ B/A का मान है ये, P ऑफ A का मान है ये। ओके। अब ये यहाँ पर भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 2/3 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3/4 ये वाला और ये यहाँ पर जाके गुणा में हो गया। कैंसिल करने पर 1/2 आता है, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं। ये आ गया इंटरसेक्शन का मान 0.5। ओके। नाउ P ऑफ A/B, ठीक है, वही तो हमें ज्ञात करना है। तो B नीचे, इंटरसेक्शन हमेशा ऊपर आता है। इंटरसेक्शन का मान है 1/2, P ऑफ B का मान है 3/5। 1/2 यहाँ पर, इसका ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैंसिल करने पर 5/6 आंसर आता है। ओके। प्रश्न 6, यदि घटनाएं A, M और F के लिए P ऑफ M बराबर P ऑफ F बराबर 1/2 हो तथा P ऑफ A/M बराबर 1/10 और P ऑफ A/F बराबर 1/2 हो तो P ऑफ A इंटरसेक्शन M और P ऑफ A इंटरसेक्शन F ज्ञात कीजिए। ओके। तो यहाँ पर हमें दिया है P ऑफ M बराबर है P ऑफ F 1/2। तो अब हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं।
P ऑफ M का मान भी 1/2 है और P ऑफ F का मान भी 1/2 है। इन दोनों का मान 1/2 है। हमने इनको अलग अलग लिख दिया। अब हमें P ऑफ A बाय M का मान दिया है ये, P ऑफ A बाय F का मान दिया है ये। ओके, तो सबसे पहले P ऑफ A बाय M का सूत्र है ये, ठीक है। M नीचे है तो P ऑफ M को नीचे लिखेंगे और इंटरसेक्शन ऊपर आता है। अब हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है ना। तो इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे। P ऑफ M यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाकर गुणा हो जाएगा। P ऑफ A बाय M का मान है ये, P ऑफ M का मान है ये 10 दूनी 20। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन M का मान आ गया 1/20। ओके, ना P ऑफ A बाय F का सूत्र है, F नीचे है तो P ऑफ F नीचे आएगा, ऊपर यहाँ पर इंटरसेक्शन आता है। ओके, इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। P ऑफ F यहाँ भाग में है, इधर जाकर गुणा हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2। सिंप्लीफाई करने पर 1/4 आता है। ओके, तो मांगी गई संभावना P ऑफ A इंटरसेक्शन M बराबर है 1/20 अथवा 0.05 और P ऑफ A इंटरसेक्शन F बराबर है 1/4 अथवा 0.25। ओके, प्रश्न 7, एक संदूक में 2 सोने और 4 चांदी के सिक्के हैं। ये है एक संदूक, इसमें 2 सोने का मतलब गोल्ड, और गोल्ड के लिए यहाँ G लिखा गया है। 4 चांदी का मतलब सिल्वर, सिल्वर के लिए S लिखा गया है। 2 + 4 यानी कि 6। पहली संदूक में कुल 6 सिक्के हैं, जबकि दूसरी संदूक में 3 सोने और 5 चांदी के सिक्के हैं। 3 सोने और 5 चांदी के सिक्के हैं, कुल 8 सिक्के हैं दूसरी संदूक में। प्रत्येक संदूक में से यादृच्छिक रीति से एक एक सिक्का चयन किया जाता है। चयन हुए 2 सिक्कों में एक सिक्का सोने और एक सिक्का चांदी का होने की संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, हमें दोनों संदूकों में से, इसमें से और इसमें से एक एक सिक्का लेना है। एक सिक्का सोने का और एक सिक्का चांदी का होने की संभावना ज्ञात करनी है। ओके, तो एक सिक्का सोने और एक सिक्का चांदी का हो, यह घटना 2 प्रकार से बन सकती है। पहली, प्रथम संदूक में से सोने का सिक्का। प्रथम संदूक की बात हो रही है इसलिए 1, सोने की बात हो रही है इसलिए G। प्रथम संदूक में से या तो पहला सोने का सिक्का और दूसरी संदूक में से जो दूसरा सिक्का हम लेंगे वो चांदी का हो। ये हो गई घटना 1। इस तरह से घटना हो सकती है कि या तो प्रथम संदूक में से सोने का और दूसरी संदूक में से चांदी का। देखो, दूसरी की बात हो रही है इसलिए 2 और चांदी की बात हो रही है इसलिए S फॉर सिल्वर। तो एक घटना ये हो सकती है कि पहली संदूक में से एक सिक्का सोने का और दूसरी संदूक में से एक सिक्का चांदी का हो, तो ये G1 और ये S2। अब इसका उल्टा कर दो। दूसरी घटना क्या हो सकती है, जो पहली हुई है उसका उल्टा कर दो। क्या कि दूसरी संदूक में से, यहाँ से पहली घटना का उल्टा कर दो कि या तो प्रथम संदूक, देखो अथवा आ गया ना, प्रथम संदूक में चांदी का। पहले क्या कहा था, प्रथम संदूक में सोने का। दूसरी घटना में कह रहे हैं कि प्रथम संदूक में चांदी का, इसका उल्टा। और दूसरी संदूक में
चांदी का सिक्का, और यहाँ पे कह रहे हैं दूसरी संदूक में से सोने का सिक्का। दो घटनाएं हो सकती हैं, या तो पहली संदूक में से पहला सिक्का सोने का और दूसरी संदूक में से जो एक सिक्का लेंगे वो चांदी का, ये पहली घटना। और दूसरी घटना हो सकती है कि इस घटना का उल्टा, कि पहली संदूक में से एक सिक्का चांदी का और दूसरी संदूक में से एक सिक्का सोने का। ओके, अब इन घटनाओं को हम इस प्रकार लिखेंगे, देखो कैसे। P ऑफ G1 कि जब प्रथम संदूक में से चुना गया सिक्का सोने का हो तो प्रथम संदूक में सोने के 2 सिक्के हैं, इसलिए 2, और प्रथम संदूक में कुल सिक्के हैं 6, इसलिए 2/6। फिर दूसरा क्या कहा है, ये वाला S2 कि दूसरी संदूक में चुना गया सिक्का चांदी का हो, दूसरी संदूक, ठीक है। दूसरी संदूक में कुल सिक्के हैं 8, तो यहाँ 8, और दूसरी संदूक में चांदी के सिक्के हैं 5। ओके, तो यहाँ 5। अब इन दोनों घटनाओं का उल्टा करो, कैसे, देखो। प्रथम संदूक में चुना, देखो इसका उल्टा, प्रथम संदूक में चुना गया सिक्का सोने का हो, अब इसका उल्टा कर दो। प्रथम संदूक में चुना गया सिक्का चांदी का हो, इसका उल्टा। तो प्रथम संदूक में चांदी के 4 सिक्के हैं, तो यहाँ 4 और कुल हैं 6, तो यहाँ 6। अब इस घटना का उल्टा करो, यहाँ पर, यहाँ चांदी था तो यहाँ सोना है। ओके, ये गलती से लिखा हुआ है। इस घटना का ये उल्टा है, क्या उल्टा है, दूसरी संदूक में चुना गया सिक्का, यहाँ चांदी का था तो यहाँ सोने का, ओके, सोने का हो। दूसरी संदूक में सोने के 3 सिक्के हैं, तो यहाँ 3 और कुल हैं 8, तो यहाँ 8। ओके, इस तरह से ये संभावनाएं आ गई। अब प्रोबेबिलिटी देखो, यहाँ पर अथवा है, अथवा आएगा तो यहाँ पर यूनियन होगा, और यहाँ पर और है, ठीक है, और है तो यहाँ इंटरसेक्शन, और यहाँ पर भी और है तो इसके लिए इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इनको इस तरह से हमें लिखना है, यूनियन की जगह प्लस, और इनको अलग अलग करके लिखेंगे। अब ये दोनों घटनाएं निवारक हैं, इसका मतलब है दोनों घटनाओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर यूनियन की जगह यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर P, यहाँ पर भी P लगा देंगे, ठीक है। लेकिन दोनों संदूक से चुनी गई घटनाएं निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष का मतलब है अलग अलग हैं, ये घटना अलग है और ये घटना अलग है, क्योंकि यहाँ पहला सिक्का गोल्ड का है और यहाँ पहला सिक्का सिल्वर का है, इसलिए दोनों घटनाएं अलग अलग यानी कि निरपेक्ष हैं। तो अब इसको हमें इस प्रकार लिखना है, प्लस की जगह तो प्लस ही रहेगा, P ऑफ G1 ये लिख दिया, इंटरसेक्शन की जगह गुणा का निशान P ऑफ S2, ओके, P ऑफ S1 इंटरसेक्शन की जगह गुणा का निशान P ऑफ G2। इस तरह से हमने यहाँ पर ये सूत्र बना दिया। ओके, उपयुक्त मान को सूत्र में रखने पर, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था, ये वाला सूत्र, ओके, ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड किया था। इस सूत्र में इन सभी वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। ओके, तो यहाँ पर था P ऑफ G1, P ऑफ G1 का मान था 2/6 गुणा P ऑफ S2 का मान है 5/8 प्लस P ऑफ S1, P ऑफ S1 का मान है 4/6 गुणा P ऑफ G2 का मान है 3/8। ओके, तो इन सबको सिंप्लीफाई करना है, 5 दूनी 10, 6 अट्ठे 48, 4 तिया 12, 6 अट्ठे 48। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर सेम, 10 + 12 22 होता है, कैंसिल करने पर 11/24 आंसर आता है। ओके, प्रश्न 8,
एक संयुक्त परिवार में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। ओके, जबकि दूसरे संयुक्त परिवार में 2 लड़के और 4 लड़कियां हैं। इन 2 संयुक्त परिवार में से एक संयुक्त परिवार चयन करके इसमें से यादृच्छिक रीति से एक शिशु चयन किया जाए तो वह लड़की होने की संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, 2 संयुक्त परिवार में से एक परिवार का चयन किया जाता है। ए बराबर प्रथम परिवार चयन हो, ऐसी घटना P ऑफ 1/2 है। ओके, बी बराबर दूसरा परिवार चयन हो, ऐसी घटना P ऑफ B बराबर 1/2 है। क्योंकि देखो यहाँ पर 2 परिवार हैं, तो प्रथम परिवार चयन हो वो भी आधा और दूसरा परिवार चयन हो वो भी आधा, क्योंकि 2 ही परिवार यहाँ पर हैं। ओके, तो आधी आधी संभावना है कि पहला परिवार चयन हो या दूसरे परिवार का चयन हो। ओके, तो प्रथम परिवार में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। कुल 5 शिशु में से 3 और 2 5 हो गए। कुल 5 शिशु में से एक शिशु चयन करने के कुल परिणाम 5 में से 1, तो इसको हम लिखेंगे 5C1, क्योंकि चयन करना है। चयन का मतलब चॉइस, चॉइस के लिए C आता है। 5 में से 1, इसका आंसर 5 आएगा। तो G1 यानी कि प्रथम परिवार में लड़की चयन हो। अब देखो लड़की है इसलिए G फॉर गर्ल, और प्रथम परिवार की बात हो रही है इसलिए 1। प्रथम परिवार में लड़की चयन हो, वह घटना G1 के लिए सानुकूल परिणाम यानी कि M बराबर 2 में से 1। देखो प्रथम परिवार में 2 लड़कियां हैं, है ना, तो 2 लड़कियों में से और प्रथम परिवार में से एक लड़की का चयन हो तो 2 में से 1। प्रथम परिवार में से एक लड़की, प्रथम परिवार में 2 लड़कियां हैं तो 2 में से 1 ही तो ले सकते हैं क्योंकि लड़की की बात हो रही है। तो 2C1 का आंसर 2 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 बराबर P का मतलब P ऑफ G1 का सूत्र है M/N। M का मान है 2, N का मान है 5। ये आ गया 2/5, ये 5 है। ओके, 2/5 ऐसे, ठीक है। प्रश्न 9, एक बॉक्स में 10 आइसक्रीम कोन हैं जिसमें से 3 कोन का वजन नियत किया गया वजन से कम है और शेष 7 कोन का वजन नियत किया वजन जितना है। इस बॉक्स में से एक के बाद एक ऐसे 2 कोन पूर्वणी सहित यादृच्छिक रीति से पसंद किया जाता है। चयन किया गया दोनों कोन नियत वजन से कम वजन वाले होने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, पूर्वणी सहित। इसका मतलब है जिस कोण को हमने उठाया है 10 में से, उसको हम दोबारा वहीं पर रख सकते हैं। इसको कहते हैं पूर्वणी सहित। ओके, तो 10 आइसक्रीम कोन में से यादृच्छिक रूप से पूर्ति सहित एक के पश्चात एक ऐसे 2 कोण का चुनाव के प्रकार कुल 10 में से 1 हमें चयन करना है, इसलिए C, तो 10C1 आएगा। अब 10 में से 1 का चुनाव किया, फिर उसको वापस रख दिया। ओके, फिर 10 में से 1, ठीक है। तो इस तरह से 10C1 का आंसर 10 होता है, 10C1 का आंसर 1 होता है। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों की बात हुई है, दोनों का मतलब है जब भी दोनों शब्द आए इसका मतलब है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब है गुणा का निशान।
इसलिए यहाँ पर गुणा का निशान है। ओके, तो 10 × 10 हो गया 100। इस समग्र चुनाव के प्रकार परस्पर निवारक एवं समसंभावी कहेंगे। इसलिए निदर्श अवकाश के घटक के परिणाम यानी कि n बराबर है 100। ओके, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही चीज़ है आइसक्रीम कोन, दूसरी तो कोई चीज़ है नहीं, है ना। इसलिए जो भी आंसर हमें फाइंड करना है वो आइसक्रीम के कोन में से ही करना है। इसलिए चुनाव के प्रकार को निवारक एवं समसंभावी कहेंगे। क्योंकि या तो हम यहाँ पर गुणा करें या प्लस करें, हमें कोन में से ही करना है। एक ही चीज़ दी गई है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। इस सिचुएशन में परस्पर निवारक एवं समसंभावी कहा जाता है और निदर्श अवकाश के कुल परिणाम है 100। ओके, तो प्रथम चयन में कोण नियत वजन से कम हो उस घटना को ए कहें तो ए के सानुकूल परिणाम। यहाँ पर 3 कोण का वजन नियत किया गया वजन से कम है। ओके, तो 3 में से एक 3C1 का आंसर 3 होता है। m बराबर आ गया 3, तो P ऑफ A बराबर होता है m/n। m का मान है 3, n का मान है 10, तो ये आ गया 3/10। दूसरा चयन में कोण नियत वजन से कम हो, सेम ही है ना, नियत वजन से कम हो, नियत वजन से कम हो। यहाँ पर जो हमने एक कोण लिया था उसको हमने वापस रख दिया, तो 10 में से ही लेंगे, है ना, क्योंकि पूर्वणी सहित बोला है। जब हमने एक कोण को उठा लिया तो उसको वापस भी रख दिया, इसे ही पूर्वणी सहित कहते हैं। ओके, तो दूसरा चयन में सेम ही है, कोण नियत वजन से कम हो उस घटना को बी कहें तो चयन पूर्ति सहित है, यानी कि जो कोण उठाया था उसको हमने वापस रख दिया, तो बी के सानुकूल परिणाम 3 में से एक, क्योंकि 3 कोण ऐसे हैं जिनका वजन नियत किया गया वजन से कम है। ओके, तो 3 में से एक 3C1 का आंसर 3, m का मान हो गया 3। P ऑफ B बराबर m/n होता है, m का मान है 3, n का मान है 10, सेम ही आंसर आएगा। ओके, तो अब दूसरा चयन में कोण, ये तो मैंने पीछे कर दिया है ना, ये आ गया 3/10। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों कोण नियत वजन से कम वजन वाले हों। देखो, जब दोनों आ गया शब्द तो वहाँ पर इंटरसेक्शन होता है, तो दोनों घटनाएं निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष का मतलब है एक घटना का दूसरी घटना पे कोई असर नहीं हो रहा है, बिल्कुल अलग अलग घटनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घटनाएं निरपेक्ष हैं, लेकिन दोनों शब्द है इसलिए इंटरसेक्शन आएगा। तो निरपेक्ष घटना की परिभाषा के अनुसार ये है सूत्र P ऑफ A इंटरसेक्शन B का जब घटना निरपेक्ष हो। ओके, P ऑफ A गुणा P ऑफ B, इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर गुणा का निशान ही होता है। तो P ऑफ A का मान है ये, P ऑफ B का मान है ये। 3 तिया 9, 10 धाम हो गया 100। ओके, तो मांगी गई संभावना 9/100 है। प्रश्न 10, फिल्म CD रखने के एक रैंक में कुल 10 CD हैं, जिसमें 6 CD ये गलत लिखा है यहाँ पर, एक्शन फिल्म की और 4 CD ड्रामा फिल्म की हैं। इस रैंक में से एक के पश्चात एक ऐसे 2 CD पूर्ति रहित पद्धति से यादृच्छिक रीति से चयन की जाती है। चयन हुई 2 CD में प्रथम CD एक्शन फिल्म की और दूसरी CD ड्रामा फिल्म की हो, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक नया शब्द है पूर्ति रहित। इसका मतलब है कि
जो सीढ़ी हमने निकाल ली है 10 में से, उसको हम वापस नहीं रखेंगे। ओके, चलो अब सम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो 10 सीढ़ी में से यादृच्छिक रूप से पूर्ति रहित एक के पश्चात एक। पूर्ति रहित का मतलब है जो सीढ़ी हम निकाल लेंगे उसको हमें वापस नहीं रखना है। ओके, एक के पश्चात एक ऐसे 2 सीढ़ी चयन की जाती है। चुनाव के कुल प्रकार, तो यहाँ पर चुनाव है इसलिए सी आएगा। तो 10 में से एक, ओके, 10C1 का आंसर 10 होता है। अब हमने 10 में से एक को निकाल लिया तो हमारे पास तो 9 ही बची, क्योंकि इसने कहा है कि पूर्ति रहित पद्धति, यानी कि जब 10 में से एक निकाल ली तो अगली बार तो 9 ही बची ना, क्योंकि पूर्ति रहित है। हमने जो निकाल ली उसको हमें वापस नहीं रखना है। तो 10 में से एक निकाल ली तो अगली बार 9 बची, 9 में से एक को ही हम चयन करेंगे। ओके, और यहाँ पर 2, जब भी 2 या दोनों आ जाए तो इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब है गुणा का निशान। तो 10C1 का आंसर 10, 9C1 का आंसर 9 और यहाँ पर गुणा, तो 10 निम हो गया 90। ठीक है, प्रथम चयन में सीडी एक्शन फिल्म की हो, उसे घटना ए कहें तो ए के लिए सानुकूल परिणाम यानी कि एम। हमारे पास एक्शन फिल्म की जो सीडी है वो 6 है। ओके, तो 6 में से एक, 6C1 का आंसर 6, एम का मान आ गया 6, तो P ऑफ A बराबर 6/10। ओके, बिकॉज m/n होता है ना, तो m का मान 6, n का मान 10। दूसरा, चयन में सीडी ड्रामा फिल्म की हो, उसे घटना बी कहें तो बी के लिए सानुकूल परिणाम यानी कि यहाँ पर m होगा, हाँ ये छोटा m, स्मॉल m होता है। ठीक है, तो ड्रामा फिल्म की सीडी है हमारे पास 4, तो 4 में से एक, 4C1 का आंसर 4 होता है, m का मान आ गया 4। दूसरा चयन करते समय रैंक में 9 सीडी होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर पूर्ति रहित है। जिस सीडी को हमने निकाल लिया उसको हम वापस नहीं रख सकते, इसलिए दूसरा चयन करते समय रैंक में 9 सीडी होगी, क्योंकि प्रथम चुनाव की गई एक्शन फिल्म की सीडी वापस नहीं रखी जाएगी। ओके, इसलिए कुल परिणाम यहाँ पर हो गए n बराबर 9 में से 1, तो 9C1 का आंसर 9 आएगा, तो n बराबर आ गया 9। तो P ऑफ B होता है m/n, m का मान है 4, n का मान है 9। अब दोनों घटनाएं निरपेक्ष हैं, इसका मतलब ये होता है कि निरपेक्ष का मतलब है एक घटना के होने से दूसरी घटना पर कोई असर नहीं पड़ता है, हो या ना हो कोई असर नहीं पड़ता है। और जब दोनों घटनाएं निरपेक्ष हों, वैसे भी यहाँ पर 2 आ चुका है इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, और इंटरसेक्शन हो साथ में निरपेक्ष हो तो इस तरह से हम सूत्र लगाकर सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन की जगह गुणा का निशान ही होता है। P ऑफ A ये लिख दिया, इंटरसेक्शन की जगह गुणा का निशान, और P ऑफ B। ओके, P ऑफ A का मान है ये, P ऑफ B का मान है ये। 6 चौक 24, 10 निम 90, इनको कैंसिल करने पर 4/15 आंसर आता है। तो मांगी गई संभावना 4/15 है। प्रश्न 11, 2 संतुलित पासों को एक साथ उछाला जाए तो। पार्ट 1 में पूछा है कम से कम एक पासे पर अंक 5 मिले, उसकी संभावना हमें बतानी है। कम से कम एक पासे पर, दोनों पासों पर भी 5 हो सकता है, उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कम से कम
पहली बात तो ये, जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो हमें कुल 36 परिणाम कुछ इस प्रकार मिलते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि जब दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो कम से कम एक पासे पर 5 आना चाहिए, दोनों पासों पर भी 5 आ सकता है। तो ऐसे परिणाम हैं यहाँ पर 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 11 परिणाम ऐसे हैं जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कम से कम एक बार 5 आता है, 2 बार भी 5 आ सकता है। ओके, इसलिए n बराबर हो गया 36, P ऑफ A बराबर होता है m/n। तो m का मान आ गया 11, n का मान आ गया 36, तो P ऑफ A बराबर 11/36 है। ओके, पार्ट 2 में हमें बताना है प्रथम पासा पर अंक 5 या 6 मिले और दूसरे पासे पर युग्म पूर्णांक यानी कि इवन नंबर मिले, उसकी संभावना ज्ञात करो। जब हम दो पासों को एक साथ फेंकें तो पहले पासे पर 5 या 6 मिलना चाहिए और दूसरे पासे पर इवन नंबर मिलना चाहिए। ओके, तो जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो हमें 36 परिणाम मिलते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जब हम दो पासों को एक साथ फेंकें तो पहले पासे पर 5 या 6 मिलना चाहिए। ओके, 5 या 6 पहले पासे पर। ओके, और दूसरे पासे पर इवन नंबर हो। इवन का मतलब है दो की टेबल में आने वाले नंबर। तो देखो, पहले पासे पर 5, दूसरे पर 2, 2 इवन नंबर है। पहले पासे पर 5, दूसरे पर 4, 4 इवन है। पहले पर 5 और दूसरे पर 6, क्योंकि 6 इवन नंबर है। फिर पहले पासे पर 6, दूसरे पर 2, पहले पासे पर 6, दूसरे पर 4, पहले पासे पर 6 और दूसरे पर भी 6। इस प्रकार 6 परिणाम हैं जो हमें कंडीशन दी गई है उसकी पूर्ति करते हैं। ओके, देखो 1 2 3 4 5 6, तो m का मान हो गया यहाँ पर 6। अब P ऑफ B बराबर m/n होता है। m का मान है 6, n का मान है 36, कैंसिल करने पर 1/6 आंसर आता। प्रश्न 12, संभावना का सवाल तानिया, कथन और कीर्ति को हल करने के लिए दिया जाता है। वह सवाल सही हल कर सके उसकी संभावना क्रमशः इतनी, इतनी और इतनी है। ओके, सवाल सही गिना जाए उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, हमें संभावना ज्ञात करनी है कि जो हमारा सवाल है उसका आंसर सही आना चाहिए। ओके, तो तानिया सवाल सही हल कर सके उसे घटना A कहें तो P ऑफ A। सबसे पहले यहाँ पर तानिया का नाम दिया है तो ये हो गई तानिया के लिए संभावना 2/3। कथन सवाल सही हल कर सके उसे घटना B कहें तो P ऑफ B 3/4। ओके, कीर्ति सवाल सही हल कर सके उसे घटना C कहें तो P ऑफ C बराबर 1/2 ये रहा। ओके, अब घटना A की पूरक घटना जिसे हम P ऑफ A डैश कहेंगे। ओके, A की पूरक मतलब A से उल्टी। ओके, तो P ऑफ A डैश जिसका सूत्र यहाँ पर होगा 1 - P ऑफ A। ओके, तो 1 - P ऑफ A का मान है 2/3। सिंप्लीफाई करने पर 1/3 आएगा। B की पूरक घटना यानी कि B से उल्टी घटना जिसे हम P ऑफ B डैश कहेंगे, इसका सूत्र है 1 - P ऑफ B। ओके, तो ये 1 P ऑफ B का मान है 3/4। सिंप्लीफाई करने पर 1/4 आता है। C की पूरक घटना जिसको हम P ऑफ C डैश कहेंगे
और सूत्र यहाँ पर होगा 1 माइनस पी ऑफ सी। तो 1 पी ऑफ सी का मान है 1/2, यहाँ पे लिख दिया। सिंप्लीफाई करने पर 1/2 आता है। ओके ना, सवाल सही हल हो सके। देखो हमारा यहाँ पे मेन पर्पस है कि सवाल सही होना चाहिए, अर्थात ए बी सी में से कम एक घटना घटे, यानी कि या तो ए सवाल का सही आंसर दे या बी या सी। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि और की बात आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर यूनियन आएगा कि तीनों में से एक भी बच्चा सवाल का सही आंसर दे, तीनों में से, तो या आ गया। ठीक है, फिर दूसरी घटना, तीनों सवाल हल ना कर सके, अर्थात ना कर सके, देखो ना आ गया है ना, इसलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश आएगा। क्योंकि यहाँ पर तीनों की बात हो रही है इसलिए इंटरसेक्शन आएगा। ओके, कि तीनों में से कोई भी बच्चा सवाल का हल नहीं कर सकता, तो तीनों के लिए सेम ही बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा। और ना कर सके, ना के लिए डैश आता है। ओके, अब देखो एक घटना तो हो गई ये कि भाई तीनों में से एक भी बच्चा सवाल का सही आंसर दे, और या आ गया। ठीक है, तीनों सवाल हल ना कर सकें। ओके, तो यहाँ पर या जैसी स्थिति यानी कि और आ रहा है, इसलिए यूनियन आएगा, और यूनियन का मतलब होता है प्लस। तो इन दोनों घटनाओं के बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर और की स्थिति है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पहली घटना ये, दूसरी घटना ये, और इन दोनों के बीच में आएगा प्लस का निशान, क्योंकि और की स्थिति है। और का मतलब है यूनियन, और यूनियन हो तो प्लस करते हैं। ओके, अब इन दोनों को प्लस करके बराबर 1 आना चाहिए। ये है संभावना के योग के नियम के अनुसार, कि जब तीनों घटनाओं में यहाँ पर यूनियन है और यहाँ पर डैश है, ए डैश बी डैश और सी डैश, और दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो दोनों को प्लस करके 1 आना चाहिए। ये है संभावना के योग के नियम के अनुसार। अब इसको यहाँ पर ही छोड़ दो, इस पूरी वैल्यू को उठाकर हम इस तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर 1 और ये प्लस की थी, तो इधर आके माइनस हो गया। ओके, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है तो गुणा हो जाएगा। ओके, तीनों को अलग अलग लिख के बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। नाउ पुट द वैल्यूज। पी ऑफ ए डैश का मान है ये, पी ऑफ बी डैश का मान है ये, पी ऑफ सी डैश का मान है ये। अब 3 चौक 12, 12 दूनी 24, तो ये 24, एक एकम 1, 24 एकम 24 माइनस 1 करने पर 23 आता है। 23/24, मांगी गई संभावना 23/24 है। प्रश्न 13, एक व्यक्ति ए, यह 5 में से 3 प्रयत्नों में निशाना लगा सकता है, जबकि व्यक्ति बी, यह 6 में से 5 प्रयत्नों में निशाना लगा सकता है। यदि दोनों व्यक्ति एक साथ निशाना लगाएं तो निशाना लग जाए। ये प्रश्न बिल्कुल 12वें प्रश्न की तरह ही है। ओके, हमारा पर्पस यहाँ पर है कि निशाना लगना चाहिए, उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो ए व्यक्ति 5 में से 3, इसको ध्यान से समझो, 5 में से 3 प्रयत्नों में निशाना लगा सके, उसे घटना ए कहें तो ए की संभावना P ऑफ ए बराबर 3/5, क्योंकि यहाँ पर 5 कुल प्रयत्न हैं, उसको नीचे लिखेंगे, और 3 प्रयत्नों में निशाना लगा सके उसको ऊपर लिखना है। तो ये एक तरह से हो गया m/n। ओके,
n का मान है ये, m का मान है ये, ठीक है। b व्यक्ति 6 में से 5 में निशाना लगा सके, उसे घटना b कहें तो b की संभावना p ऑफ b बराबर 5/6, क्योंकि कुल यहाँ पर जो प्रयत्न है वो 6 हैं और 5 में निशाना लगा सके तो उसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि m/n। n का मान है 6 और m का मान है 5। ओके, तो ये हो गया 5/6। नाउ घटना A की पूरक घटना P ऑफ A डैश, जिसका सूत्र होता है 1 - P ऑफ A। ओके, तो 1 - P ऑफ A का मान है 3/5। 5 एकम 5 -3 करने पर 2/5 आंसर आता है। फिर घटना B की पूरक घटना यानी कि P ऑफ B डैश, इसका सूत्र है 1 - P ऑफ B। ओके, तो यहाँ 1 P ऑफ B का मान है 5/6। 6 एकम 6 - 5 बराबर होता है 1/6। ये आ गया P ऑफ B डैश का मान। ओके, ना दोनों व्यक्ति एक साथ निशाना लगाएं तो निशाना लगे, अर्थात कम से कम एक घटना बने। अब देखो कम से कम आ गया तो यहाँ पर A यूनियन B है ना, कहें तो P ऑफ A यूनियन बने और दोनों व्यक्ति का निशाना ना लगे। अब ध्यान से समझो, एक तो दोनों आ गया है ना, ऊपर से ना भी है, दोनों हैं इसलिए इंटरसेक्शन, और दोनों का ही निशाना ना लगे इसलिए A डैश और B डैश। डैश का मतलब है किसी भी घटना का ना होना। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, हमारा मेन पर्पस है कि निशाना लग जाए। इसके लिए यहाँ पर 2 तरह की संभावना है, कंडीशन है। एक तो हो गई ये, ठीक है, कि भाई इसमें दोनों व्यक्ति एक साथ निशाना लगाएं तो निशाना लग जाए, है ना, मतलब कि कम से कम एक व्यक्ति भी निशाना लगाए। हमारा पर्पस है कि निशाना लगना चाहिए। या अब देखो, या की स्थिति हो गई, या मतलब और का मतलब है यूनियन, और यूनियन का मतलब है प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाया है। और दूसरी कंडीशन है अथवा कि दोनों का ही निशाना ना लगे, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई दोनों का ही निशाना ना लगे, तो यहाँ पर इसके लिए आ गई ये दूसरी स्थिति। तो दोनों में से एक स्थिति तो होनी ही चाहिए, तो यानी कि और की स्थिति है इसलिए यूनियन, यूनियन का मतलब है प्लस, तो इसको और इसको प्लस कर दिया। ओके, अब हमने पिछले सम में भी सीखा था, सम नंबर 12 में, और यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। पहली स्थिति है वो यूनियन की है, और जो दूसरी स्थिति है वो A डैश इंटरसेक्शन B डैश की है। इंटरसेक्शन भी है और डैश भी है, दोनों ही A और B दोनों ही घटना में। तो इन दोनों को प्लस करके बराबर 1 करते हैं। यहाँ पर ये A है और ये B है। ओके, ये 1 को आपको नहीं देखना है, ये शायद गलती से लगा दिया है। तो यहाँ पर पहली स्थिति है यूनियन की और दूसरी स्थिति है जिसमें दोनों घटनाएं डैश की हैं और साथ में इंटरसेक्शन है, तो दोनों को प्लस करके बराबर 1 करते हैं। ये संभावना के योग के नियम अनुसार है। ओके, अब इसको यहाँ पर रखेंगे और इस वाली वैल्यू को उठाकर इस तरफ शिफ्ट करेंगे। आप जब इस सम को गाइड में से सीखेंगे तो यहाँ पर ना A1 और B1 कहा गया है गाइड में, ठीक है। मैंने A1 और B1 नहीं कहा है, मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा, मैंने पूरी घटना को A और B से ही सॉल्व किया है, A और B से, इसलिए 1 को आपको नहीं देखना है। ओके, आप चाहो तो लगा सकते हो बट ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने जहाँ पर भी 1 है उसको हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज इट इज़ इस वाली वैल्यू को उठा के इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस। अब इंटरसेक्शन है, बीच में गुणा का निशान। ओके, P ऑफ A डैश का मान है 2/5, P ऑफ B डैश का मान है 1/6,
यहाँ पे ये वाला 1, 2 एकम 2, 5 6 30। ओके, 30 एकम 30 माइनस 2 करने पर 28/30 आता है। कैंसिल करने पर 14/15 आता है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 14। व्यक्ति ए यह 90% किस्से में सत्य बोलता है, जबकि व्यक्ति बी यह 80% किस्से में सत्य बोलता है। व्यक्तियों ए और बी एक ही विधान प्रस्तुत करने में भिन्न हो जाएं, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ओके, और जो ए है वो 90% सच बोलता है और बी जो है वो 80% सच बोलता है, बाकी प्रतिशत वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति ए 90% किस्से में सत्य बोलता है, उसकी संभावना 90% को हम 90/100 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर 0.9 आता है। ये आ गया P ऑफ ए। व्यक्ति बी 80% किस्से में सत्य बोलता है, ओके, उसकी संभावना 80% को हम 80/100 लिख सकते हैं और इसका आंसर आएगा 0.8। P ऑफ B का मान आ गया 0.8। ओके, अब व्यक्ति ए असत्य बोले अर्थात ए की पूरक घटना यानी कि ए का उल्टा, जिसको हम ए डैश कहेंगे और इसको हम P ऑफ ए डैश से शो करेंगे। अब इसका क्या सूत्र होता है? 1 - P ऑफ ए। ओके, तो P ऑफ ए का मान है 0.9। ठीक है, माइनस करने पर 0.1 आता है, यानी कि ये हो गई ए की पूरक घटना। जो ए है वो इतने प्रतिशत किस्से में सत्य बोलता है, तो P ऑफ ए डैश आ गया 0.1। व्यक्ति बी असत्य बोले अर्थात बी की पूरक घटना, जिसको बी डैश कहेंगे, तो P ऑफ बी डैश का सूत्र यहाँ पर होगा 1 - P ऑफ बी। ओके, तो 1 P ऑफ बी का मान है 0.8, माइनस करने पर 0.2 आता है, यानी कि जो व्यक्ति बी है वो इतने प्रतिशत केसेस में सच बोलता है। P ऑफ बी डैश का मान आ गया 0.2। ठीक है, ए और बी एक ही विधान प्रस्तुत करने में भिन्न हो, यानी कि दोनों में से कभी भी एक सच बोलेगा और एक झूठ ही बोलेगा। इस बात को समझो, ए और बी एक ही विधान प्रस्तुत करने में अलग अलग हैं, यानी कि कभी भी दोनों ना ही तो सच बोलेंगे और ना ही दोनों कभी भी झूठ ही बोलेंगे, यानी कि ए और बी दोनों कभी भी एक साथ सच नहीं बोलेंगे और कभी भी एक साथ झूठ नहीं बोलेंगे। वो हमेशा अलग अलग ही होंगे, या तो ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, बी झूठ बोलेगा तो ए सच बोलेगा। ओके, दोनों हमेशा अलग अलग ही होंगे। तो इसको हम समझते हैं आगे। ए सत्य बोले और बी असत्य बोले, यानी कि P ऑफ ए इंटरसेक्शन P ऑफ बी डैश। ओके, देखो यहाँ पे दोनों की बात है, इसलिए इंटरसेक्शन। और ए सत्य बोले, तो देखो सत्य बोले तो ये क्या था हमारा P ऑफ ए, तो यहाँ P ऑफ ए। और बी असत्य बोले, बी असत्य बोले, इसको हमने P ऑफ बी डैश कहा था, तो ये रहा P ऑफ बी डैश। ओके, फिर दूसरी बात कि बी सत्य बोले और ए असत्य बोले, बी सत्य बोले, यानी कि ये वाला केस बी सत्य बोले, इसको हमने P ऑफ बी कहा था, तो ये रहा P ऑफ बी। और ए असत्य बोले, ए असत्य बोले, इसको हमने P ऑफ ए डैश कहा था, तो ये रहा P ऑफ ए डैश। अब दोनों की ही बात हो रही है, इसलिए इंटरसेक्शन। ठीक है,
तो अब यहाँ पर दो सिचुएशन हैं, या तो ये हो या फिर ये हो। ठीक है, दोनों में से एक सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पर और की स्थिति पैदा हो चुकी है। और का मतलब है यूनियन, यूनियन का मतलब है प्लस। ओके, तो ये पहली घटना, ये दूसरी घटना, दोनों के बीच में प्लस का निशान आएगा क्योंकि यूनियन है। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन A डैश है। इंटरसेक्शन है इसलिए गुणा का निशान, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है इसलिए गुणा का निशान। नाउ पुट द वैल्यूज़, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.26 आंसर आता है, यानी कि दोनों हमेशा अलग अलग ही होंगे, उसकी संभावना 0.26 है। प्रश्न 15, यदि यादृच्छिक प्रयोग की 3 घटनाएं A और B और C निरपेक्ष घटनाएं हों और P ऑफ A बराबर दिस, P ऑफ B बराबर दिस एवं P ऑफ C बराबर दिस हो तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें तीनों वैल्यूज़ दी गई हैं और A यूनियन B यूनियन C ज्ञात करना है। ओके, तो अब योग का नियम अनुसार ये है यहाँ पर सूत्र जो कि आपको लर्न करना होगा। ओके, क्योंकि तीनों घटनाएं निरपेक्ष हैं, ये हमें दिया गया है। ओके, तो तीनों घटनाएं निरपेक्ष हैं इसलिए योग के नियम को निम्नानुसार लिखेंगे। ये है योग का नियम। इसको हम जब लिखते हैं जब तीनों घटनाएं निरपेक्ष दी गई हो। ओके, तो ये है सूत्र जो कि आपको लर्न करना है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर इन तीनों को प्लस करने पर 1.0 आता है, इन दोनों को गुणा करने पर 0.06 आता है, इन दोनों को गुणा करने पर 0.10 आता है, इन दोनों को गुणा करने पर 0.15 आता है और इन तीनों को गुणा करने पर 0.03 आता है। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आएगा 0.72। ओके।